चलो, परावर्तन किसे कहते हैं? खड़े होके बताना है। प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ या सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाती है। परावर्तन। वेरी गुड, ताली बजा दो भाई इसके लिए। इस चित्र में बताया गया है कि समतल दर्पण द्वारा परावर्तन की प्रक्रिया कैसे होती है। इसमें जो किरण समतल दर्पण के ऊपर पड़ रही है, यानी समतल दर्पण की ओर जा रही है, उस किरण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। जिस बिंदु पे समतल दर्पण पर आपतित किरण टकराती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। वेरी गुड। और आपतन बिंदु पर टकराने के बाद जब किरण वापस मुड़ती है उसी माध्यम में, जिस माध्यम से जा रही थी, तो वो जिस किरण के रूप में बाहर निकलती है वापस, उस किरण को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं परावर्तित किरण। आपतन बिंदु के ऊपर हम एक रेखा खींचते हैं नीचे की तरफ, जो समतल दर्पण से 90 अंश का कोण बनाती है, यानी समतल दर्पण पर लंब है। ठीक है, तो उस रेखा को क्या कहा जाता है? अभिलंब। क्या कहा जाता है? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण कहलाता है? क्या कहलाता है? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। ठीक है, तो परावर्तन का जो पहला नियम है वो ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर पड़ते हैं। क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर पड़ते हैं। दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। क्या है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ये दो प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं। ठीक है, कक्षा 7 में दिया हुआ है, किताब खोल के देख लेना। ओके, क्वेश्चन बताओ। प्रकाश की किरण 40 अंश का आपतन कोण बनाती है। परावर्तन के पश्चात दर्पण की सतह और परावर्तित किरण के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? इसको कैसे निकाला गया था? मैम, उसके आई का मान 40 था और आर का मान उसके बराबर ही होता है। हाँ, तो आई बराबर आर होता है, तो आई का मान 40 है, तो आर का मान भी 40 है। वेरी गुड। उसके बाद और परावर्तित किरण और दर्पण के बीच में जो जितना स्पेस बचेगा उतना होगा। वो एंगल होगा, वो निकलेगा कैसे? उस अंश में से 90 अंश का कोण बनता है, तो 40 में से 90 अंश को घटा देंगे। 90 में से 40 घटाएंगे तो क्या आएगा? 50 अंश का कोण। वेरी गुड, 50 अंश का कोण बन जाएगा। एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है कि यदि प्रकाश की किरण किसी परावर्तन तल पर अभिलंबवत पड़ती है, तो उस स्थिति में परावर्तन कोण और आपतन कोण कितने अंश के होंगे? अब ये तो तुम लोगों को पता है कि परावर्तन कोण और आपतन कोण बराबर होते हैं, मालूम है कि नहीं? परावर्तन का ये नियम है कि परावर्तन कोण और आपतन कोण बराबर होते हैं। तो एक पता चलेगा, दूसरा भी पता चल जाएगा। तो अभिलंबवत पड़ना का मतलब क्या होता है? अगर तुम ये जानते हो कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर अभिलंबवत पड़ रही है, इसका क्या मतलब है, तो आंसर तुम लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। मालूम है? देखो, अभिलंबवत का मतलब क्या होता है? यदि कोई वस्तु किसी सतह पे 90 अंश का कोण बनाते हुए रखी जाती है या खड़ी होती है, तो उसको हम कहते हैं कि उस सतह पे वो अभिलंबवत है। जैसे ये बोतल रखी है मेज पे, है ना, तो मेज की सतह से बोतल क्या है? अभिलंबवत। क्या है? अभिलंबवत। ठीक है, यानी कि मेज की सतह पे बोतल कितने अंश का कोण बना रही है? 90 अंश का कोण बना रही है। तो कोई किरण अगर किसी परावर्तन सतह पे अभिलंबवत पड़ रही है, मतलब वो कितना अंश का कोण बना रही है? उस पे 90 अंश का कोण बना रही है। और जो उस पे अभिलंब बनाया जाएगा, ये जानते हो ना कि आपतित किरण जिस बिंदु पे पड़ती है उस बिंदु पे अभिलंब बनता है, वो दर्पण की सतह से 90 अंश का कोण बनाता है। तो अब प्रकाश की किरण भी अभिलंबवत पड़ रही है, उसका अभिलंब भी उसी दिशा में है, तो आपतन कोण कितना हुआ? आपतन कोण किसके किसके बीच में है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच में ना, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में। तो कितने अंश का हुआ? नहीं सोच पा रहे हो? कॉपी में बना के देखो, कॉपी में बना के देखो जो हम बोल रहे हैं। उसके बाद ये हमारा ऊपर का जो हिस्सा है वो परावर्तन सतह नहीं है, वो दर्पण के पीछे का हिस्सा मानते हैं ना।
और हम मानते हैं कि नीचे की तरफ ऐसे दर्पण रखा है, नीचे का हिस्सा जो है इसका परावर्तन सतह है। तो इसमें प्रकाश की किरण अभिलंबवत पड़ रही है। क्वेश्चन में क्या है? प्रकाश की किरण दर्पण पर अभिलंबवत पड़ रही है। तो अभिलंबवत पड़ने का मतलब क्या हुआ? वो सीधी पड़ रही है 90 अंश का कोण बनाते हुए इस पे। समझ आ रहा है? तो इस केस में आपतित किरण जो है वो ही अभिलंब के साथ साथ जा रही है, यानी जिस मार्ग से आपतित किरण जा रही है उसी मार्ग पर अभिलंब भी रहेगा। तो अभिलंब और आपतित किरण अगर एक के ऊपर एक है तो इनके बीच में कितने अंश का कोण होगा? 0। कितना होगा? 0। आपतित किरण अभिलंबवत है, मतलब क्या हुआ? आपतन कोण कितना हुआ? 0 अंश है ना। तो जब आपतन कोण 0 अंश है तो परावर्तन कोण कितना होगा? 0। वो भी 0 होगा क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो इसमें आंसर क्या आ गया? 0। तो जो किरण ऐसे जाके टकरा रही है दर्पण में वो वापस इसी दिशा में उड़ जाएगी। समझ आ रहा है? तो इस स्थिति में जब आपतित किरण समतल दर्पण पर कैसे पड़ रही है? अभिलंबवत पड़ रही है। अभिलंबवत पड़ रही है तो आपतित किरण और अभिलंब एक ही जगह दिखाए जाएंगे और परावर्तित किरण कहाँ दिखाई जाएगी? वो भी इसी में रहेगी क्योंकि वो टकरा के वापस उसी दिशा में मुड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो ऐसी स्थिति में एक ही लाइन पर आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण सब एक ही लाइन पे रहेंगे और एंगल I बराबर एंगल R बराबर कितना हो जाएगा? 0। यानी कि आपतन कोण भी 0 होगा और परावर्तन कोण भी 0 होगा। ठीक है। परावर्तन और अपवर्तन की घटनाओं को अच्छी तरह से समझने से पहले हम प्रतिबिंब के प्रकार देखेंगे। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है वास्तविक और दूसरा है जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह हमेशा उल्टा बनता है और उसे पर्दे पर देखा या लिया जा सकता है। जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा बनता है और उसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है ना। समतल दर्पण देखा है तुम लोगों ने? देखा है? रोज उसमें मुंह देखते हो? शीशा में मुंह देखते हो ना? टेढ़ा मेढ़ा नहीं ना दिखाई देता है? जैसे तुम हो वैसे ही दिखता है ना। तो जिस दर्पण में तुम्हारा प्रतिबिंब बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखे वो होता है समतल दर्पण। क्या होता है? उसमें तुम्हारा प्रतिबिंब सीधा दिखता है कि उल्टा दिखता है? ये बता दो। बोलो। सीधा दिखता है। सीधा ही ना दिखता है कि सर नीचे पैर ऊपर हो जाता है? सीधा होता है ना। तुम सीधे खड़े हो, सीधा तुम्हारा प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है। तो जो प्रतिबिंब सीधे दिखते हैं वो कैसे प्रतिबिंब होते हैं? वो आभासी प्रतिबिंब होते हैं। और वैसे प्रतिबिंबों को आप पर्दे पर नहीं ले सकते, यानी कोई कागज या स्क्रीन लगाएंगे तो उसपे तुम्हारे समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है वो किसी पर्दे पर, अन्य पर्दे पर नहीं दिखाई देगा। जैसे तुम प्रोजेक्टर से फिल्में देखते हो ना, प्रोजेक्टर लगाते हुए देखा है तुमने? तो एक दीवार पे जो भी चल रहा होता है वो दीवार पे दिखाई देने लगता है कि नहीं? तो दीवार पे कब दिखता है? जो चीजें आपकी स्क्रीन पे ली जा सकती हैं, पर्दे पर ली जा सकती है, वही ना दिखेगी दीवार पे। लेकिन दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब दिखता है वो पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, इसलिए वो किस प्रकार का प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। पार्श्व परावर्तन का क्या अर्थ बताया गया है? जब किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो उसका दाहिना बायां हो जाता है और बायां दाहिना हो जाता है। इसी प्रक्रिया को, इसी घटना को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। अंग्रेजी अल्फाबेट में कितने अक्षर हैं जिसमें पार्श्व परावर्तन पता नहीं चलता? 11 अक्षर। उन अक्षरों को बताओ एक एक करके। पहले क्या है? फिर ए के बाद एच, उसके बाद एम, AHIM, उसके बाद ओ, बोलो टी यू XY तक। ठीक है। जो उत्तल दर्पण होता है उसका परावर्तन सतह जो होता है वो उभरा हुआ होता है। परावर्तन सतह उभरा हुआ होता है। ये हिस्सा जो है ये पीछे का हिस्सा है। ठीक है। जो परावर्तन सतह नहीं है और इसका परावर्तन सतह कैसा है? उभरा हुआ, ये वाला। समझ आ रहा है? तो इसमें जब प्रकाश की किरणें सीधी पड़ती हैं, जब उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें सीधी पड़ती हैं तो उभरा हुआ होने के कारण ये प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं। क्या हो जाती है? फैल जाती हैं। तो जो दर्पण प्रकाश की
किरणों को फैला देता है, जो दर्पण प्रकाश की किरणों को फैला देता है, उसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी। तो उत्तल दर्पण जो होता है वो अपसारी दर्पण होता है, ठीक है। और अवतल दर्पण का जो परावर्तन सतह होता है वो कैसा होता है? गहरा होता है। अवतल दर्पण का परावर्तन सतह गहरा होता है, और इसका जो परावर्तन सतह के पीछे वाली सतह ये है, ठीक है ना। तो जब इसमें प्रकाश की किरण सीधी पड़ेगी तो ये एक बिंदु पर आगे मिल जाती है, एक बिंदु पे आगे मिल जाती है। तो मान लो ये प्रकाश की किरणें सीधे इसमें पड़ रही है, तो ये यहाँ आगे वापस मुड़ रही है परावर्तन के पश्चात। तो जो अपने ऊपर पड़ने वाली किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर दे उसको कैसा दर्पण कहते हैं? अवतल या अभिसारी। अवतल या अभिसारी। याद रहेगा? तो इनकी तुलना तुम किससे कर सकते हो? एक चिकनी कटोरी ले लो, या कच्चू देखे हो ना, उसका जो अंदर का हिस्सा होता है, जब नया नया स्टील का बर्तन आता है, कटोरी आती है ना, तो उसका जो अंदर का हिस्सा होता है उसको हम अवतल दर्पण मान सकते हैं, और जो पीछे का हिस्सा होता है, उलाटने में जो हिस्सा आता है वो उत्तल दर्पण का कार्य करता है, ठीक है। तो गोलीय दर्पणों में वक्रता केंद्र क्या होता है? किसी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिसके एक भाग से गोलीय दर्पण बनता है, ठीक है। यदि हम किसी कांच के गोले से, गेंद से, कांच की गेंद बनी हो मान लो, जिसमें दिखाई देता है, जिसका ऊपरी सतह दर्पण के समान है ना, तो उसको उसके एक हिस्से को काट के अगर हम कोई गोलीय दर्पण बनाते हैं, तो अगर उसका ऊपर का हिस्सा परावर्तन तल है, यानी ऊपर के हिस्से पे दर्पण है ना, अंदर नहीं, जिसपे दिखाई देता है, तो उससे हमारा उत्तल दर्पण बनेगा। क्या बनेगा? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ होता है? दर्पण के पीछे। दर्पण के ऊपर ये बिंदु नहीं पड़ता, ठीक है। उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे पड़ेगा। और अगर हम कांच का ऐसा गोला लेते हैं जिसका अंदर का सतह परावर्तन है, परावर्तन सतह, अंदर उसके परावर्तन सतह है, तो उसको काट के अगर हम दर्पण बनाते हैं तो वो हमारा बनता है अवतल दर्पण। क्या बनता है? अवतल दर्पण। और इसका वक्रता केंद्र कहाँ पड़ता है? दर्पण के सामने। कहाँ पड़ता है? दर्पण के सामने। समझ आ रहा है? अब गोलीय दर्पणों से जो प्रतिबिंब बनते हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है? हम उत्तल दर्पण पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जब देखते हैं तो चाहे वह वस्तु किसी भी जगह पे रखी हो, चाहे वो उत्तल दर्पण के नजदीक रखी हो या उत्तल दर्पण से अनंत दूरी पे रखी हो, उसका प्रतिबिंब हमेशा एक ही स्वभाव, एक ही प्रकृति का बनता है। और वो कैसा बनता है? सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा। सीधा बोलो, सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा। किस दर्पण से बनता है? बोलो, सब बोलो। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। जब वस्तु अनंत दूरी पे रखी हो, जैसे सूर्य की किरणें आ रही हैं, सूर्य अनंत दूरी पे है ना, तो अगर उत्तल दर्पण पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ेगा? दर्पण के फोकस बिंदु पर। इसमें F लिखा हुआ है ना, तो जहाँ F बिंदु लिखा हुआ है वो दर्पण का फोकस बिंदु है। जब प्रकाश की किरण अनंत दूरी से आ रही है या वस्तु अनंत में रखी है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के किस बिंदु पे पड़ेगा? फोकस पे पड़ेगा। और यदि वस्तु अनंत से दर्पण के ध्रुव के बीच में कहीं भी है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में पड़ेगा किसी भी जगह पे, और वो वस्तु से छोटा होगा, ठीक है। वक्रता त्रिज्या को हम दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी भी कह सकते हैं। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या है? कौन बताएगा? हाँ बताओ, जोर से बताना। वक्रता केंद्र तथा दर्पण से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। वेरी गुड। जो चित्र बना है, इस चित्र में किस प्रकार का दर्पण बनाया मैंने? उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है? कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, क्योंकि इसका जो परावर्तन तल है वो गहरा है। जहाँ से प्लेन है वो गहरा है ना, परावर्तन तल गहरा है, ये अवतल दर्पण है। इसमें मैंने एक बिंदु P दिखाया है। P क्या है? P क्या है? पोल, हिंदी में ध्रुव, हिंदी में इसको ध्रुव कहते हैं, ठीक है। ये दर्पण के ठीक बीच का बिंदु होता है। और C क्या है? C इसका वक्रता केंद्र है। क्या है?
वक्रता केंद्र, ठीक है। और सी और पी को जो लाइन मिला रही है, सी और पी को जो रेखा मिला रही है वह रेखा उसे मुख्य अक्ष कहते हैं, इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सी और पी के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाती है? त्रिज्या जानते हो ना, वृत्त में पढ़ा है ना त्रिज्या। किसी भी वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो त्रिज्या होती है। तो वैसे यहाँ पे केंद्र को दर्पण की सतह पे किसी बिंदु से, खासकर बीच के बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। मुख्य फोकस, किसी भी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तित होकर मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे अंग्रेजी के अक्षर F से दिखाया जाता है, ठीक है। देखो यहाँ एक तो ये लिखा है कि गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तित होकर मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, और दूसरा लिखा है कि मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी एक केस ऐसा है जहाँ पे ये किरणें एक्चुअली इस एक बिंदु पर मिल रही हैं। दूसरा केस वो है जिसमें वो मिलती हुई प्रतीत हो रही है, एक्चुअली नहीं मिल रही है, असल में नहीं मिल रही है, लग रहा है कि वही मिल रही होंगी। तो ये किसमें होता है? ये चित्र से मैं आपको बताऊंगी। जब हम, ये कौन सा दर्पण है? अवतल। जब हम अवतल दर्पण बनाते हैं तो इसका काम क्या होता है? किरणों को इकट्ठा करता है कि फैलाता है? एक गलत तो दूसरा सही होगा, इकट्ठा करता है। क्योंकि जब हम इस पे सीधी रेखा बनाएंगे ऐसे से करके, यानी कि ये आपतित किरणें हैं जो इसमें सीधा बढ़ रही हैं, जो ये जब वस्तु अनंत पे रखी है तब आपतित किरणें सीधी पड़ती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। तो ये जब इसमें पड़ेगी तो ये इस तरह से मुड़ेगी, इस तरह से मुड़ेंगी और लगभग ये एक बिंदु पे मिलेंगी जो इसके सामने ही पड़ेगा, इस दर्पण के सामने पड़ेगा। तो ये जो बिंदु है ये मुख्य अक्ष में होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसका, बीच वाली लाइन जो इसके पोल से मिलती है जाके, ठीक है। और इसी बिंदु पे ये सारी किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हैं, ये इसका फोकस हो जाता है। तो इसमें असल में मिल रही है, ठीक है। कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में ये परावर्तित किरणें एक्चुअली ये असल में उस दर्पण के सामने एक बिंदु पे मिलती है, ये इसका फोकस होता है। यदि हम दूसरा दर्पण बनाए, कौन सा दर्पण है ये? इसमें जो किरणें सीधी आ रही है इस पे, मान लो ये हमारा पोल है, ठीक है, बीच का बिंदु, ठीक है। तो इसमें इस पोल से मिलती हुई जो रेखा है ये मुख्य अक्ष है कि नहीं? और इस पे जो किरणें सीधी पड़ रही है वो क्या होती है? अपसारित हो जाती है। क्या हो जाती है? अपसारित हो जाती है। एक जगह मिलने को अभिसारित होना कहते हैं और दूर फैलने को अपसारित, ठीक है। तो जो अपसारित होती है वो किरणें ऐसा लगता है कि ये दर्पण के पीछे किसी एक बिंदु से निकल रही है। बहुत परफेक्ट नहीं बनाया, लग रहा है कि इस बिंदु से ये सारी किरणें निकल रही है, ठीक है। तो चूंकि ये दर्पण के पीछे होता है ये बिंदु हमको दिखाई नहीं देता है, दिखेगा? दर्पण के पीछे जो चीजें वो क्या हमको दिखेगी? मान लो यही दर्पण है, गोलीय दर्पण है, इसके पीछे कोई बिंदु है जहाँ से किरणें बाहर निकल रही है, तो क्या वो दिखाई देगा बिंदु? दर्पण के पीछे की चीज दिखाई नहीं देगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि किरणें निकलती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत शब्द का प्रयोग इसी के लिए किया गया, ठीक है। ये आ जाओ दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की आ जाओ, चलो। यहाँ पे कुछ गोलीय दर्पण रखे हैं, मैंने दो जगह रखा है ना, एक ये है और एक ये है। अब तुम लोग लड़के में से एक जना एक दर्पण उठाओ दाहिनी तरफ से और तुम बाएं तरफ से उठाओ। इसमें अपना चेहरा देखो, किसको अपना चेहरा इसमें छोटा दिखाई दे रहा है और तुमको बड़ा दिखाई दे रहा है? तो कौन से दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, उत्तल का कि अवतल का? क्या बताया था मैंने? उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा दिखाई देता है। तो तुम्हारा दर्पण कौन सा होगा? सूरज छोटा दिख रहा है तो उत्तल दर्पण है, तुम्हारा बड़ा दिख रहा है तो तुम्हारा दर्पण अवतल है। और दर्पण लेके दूसरा बच्चा तुम लोग रख दो, उसको अलग रख दो, और जो बाकी रखे हुए हैं उसमें से उठा के देखो। इधर से एक लड़की ले लो, हाँ। अब अपना अपना चेहरा देखो, इसमें किसमें छोटा दिख रहा है, किसमें बड़ा दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है। रितिका को बड़ा दिख रहा है, तुमको छोटा दिख रहा है। तो तुम्हारा दर्पण कौन सा है और तुम्हारा
क्लियर हो गया? एक जना और आ जाओ, खुशी तुम ले लो, और इधर से सनी ले लो। दर्पण उठाओ, देखो चेहरा देखो, किसको छोटा दिख रहा है अपना चेहरा? तुम्हारा बड़ा दिख रहा है, तुम्हारा छोटा है, पूरा चेहरा दिखाई दे रहा है। तो तुम्हारा दर्पण कौन सा है और तुम्हारा? ठीक है। और एक तीसरा दर्पण भी उधर रखा है बुक के ऊपर, उसमें देखो तो वो थोड़ा सा उसका पॉलिश उतर गया है, जैसा है वैसा ही दिख रहा है। तो जब बराबर दिखे चेहरा तो वो दर्पण होता है समतल दर्पण। क्या होता है? चेहरा बराबर दिखे तो समतल, चेहरा छोटा दिखे तो उत्तल, और चेहरा बड़ा दिखे तो हटाओ। पकड़ो, ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये पकड़ो, इसमें भी बड़ा दिख रहा है ना? दिखाओ, अब किस में छोटा दिख रहा है? इसमें छोटा दिख रहा है, इसमें बड़ा दिख रहा है ना? तो ये कौन सा दर्पण है? अवतल। और इसमें छोटा दिख रहा है, यानी हमारा पूरा चेहरा इसमें दिखाई दे रहा है, तो ये है उत्तल दर्पण। ठीक है। और एक दो, इसमें भी छोटा दिख रहा है, ये भी उत्तल दर्पण है। ठीक, ये वाला उत्तल दर्पण।